अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसा टॉपिक आपके साथ ज़रूर डिस्कस करती हूं जिसमें आपको डेली का एक मैसेज ज़रूर जाता है। और अगर मुझे लगता है कि उस टॉपिक पे या उस मैसेज पे किसी एक बंदे ने भी इम्प्लीमेंट कर लिया तो शायद मेरा यहाँ बैठने का और वीनस चैनल की इस शो का मकसद पूरा हो जाएगा। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है सोच। हमारी सोच हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हम जैसा सोचते हैं बार बार हम वैसे बन जाते हैं। वो ऐसे और बातचीत दो तरह की होती है, एक वो जो हम लोगों के साथ करते हैं और एक बातचीत वो जो लोगों से बात करने से ज़्यादा ज़रूरी है, वो बातचीत है हमारे खुद के साथ की बातचीत। अगर हमारे खुद के साथ जो बातचीत है वो क्वालिटी की नहीं है ना, तो हम गए, हमारा काम मतलब समझे ख़त्म। हमने बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि जैसे इंसान सोचता है वैसे इंसान के साथ होता है। और अक्सर इंसान यही है कि वो क्वालिटी वाला नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि यार जो मर्ज़ी कर लो, मैंने अब मेरे साथ बुरा ही होता है और बुरा ही होना है। यानी कि उसने ज़िंदगी में कभी पॉजिटिव सोचा ही नहीं। अगर उसने ज़िंदगी में कभी पॉजिटिव सोचा नहीं तो आप सोचो उसके साथ पॉजिटिव होगा कैसे, क्योंकि उसके अपने लिए ख्याल ही अच्छे नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच को बेहतर करें। अब मिसाल दूँ मैं आपको, अगर एक दीवार है, अगर चार बंदे उसको धक्का लगा रहे हैं गिराने के लिए, वो नहीं गिरेगी, क्योंकि सब लोगों की सोच अलग है। एक सोच रहा होगा कि गिर जाएगी, एक सोच रहा होगा यार कहाँ से गिरेगी, ये जो मर्जी धक्के लगाते रहो। हाँ, अगर चारों बंदे एक ही सोच के साथ और एक ही थिंकिंग के साथ उसको धक्का लगाएंगे ना, वो दीवार गिर जाएगी। इसमें सारी बात आ गई एक कनेक्टिविटी की, हमारी सोच की, कि हमारी जो सोच है वो बिल्कुल एक जैसी है, इक्वल है और अच्छी है। जो हमने काम करना है, हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, वो हमने कर जाना है और वो हो जाएगा। आपने कभी देखा है पुल पे फौज की परेड को रोक दिया जाता है? वो क्यों? कि अगर एक ही रिदम से परेड जो है उसकी धमक पुल पे पड़ेगी तो पुल टूट सकता है। वो यही वजह है कि वहाँ पे जो है ना परेड को पुल के ऊपर से नहीं गुजरने दिया जाता, कि जैसे उसकी रिदम पड़ेगी ना पुल टूट जाएगा, क्योंकि उनकी सबकी एक सोच है, उन्होंने एक ही रिदम से चलना है, तो जिससे है वो पुल को नुकसान होगा। तो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाएं। अगर हमने एक बंदे को सोच लिया कि यार ये बुरा है, वो बुरा नहीं है, हमने यहाँ से सोच लिया कि जी वो बुरा है, तो वो बुरा ही है। चाहे वो लाख अच्छा है, चाहे वो नेक बंदा है, चाहे दुनिया उसकी गवाहियाँ देने को तैयार है, वो हमारी नज़र में बुरा ही रहेगा। और अगर एक बंदा हमने सोच लिया कि ये अच्छा है, चाहे वो लाख बुरा है, हमने उसको कहना है कि ये अच्छा है। हमारी सोच, क्योंकि हमने यहाँ पे समझ लिया ना उसको, हमने यहाँ पे उसका एक स्ट्रक्चर बना लिया कि वो क्या चीज़ है, हमने उसकी एक डिमी तैयार कर ली है, हमने उस डिमी के साथ ही चलना है। हमने अपनी सोच को आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि हमारा महवर यही है, ये अच्छा है या ये गंदा है। तो दरअसल इंसान खूबसूरती के साथ नहीं रह रहा होता, इंसान अब किसी की सोच और उसकी आदत के साथ रह रहा होता है। तो अपनी सोच को अच्छा करें, अपनी आदत को अच्छा करें, ताकि आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, मेहमानों का तारुफ भी आपसे करवाऊंगी, लेकिन आपने कमेंट सेशन में जाकर ज़रूर बताना है कि आपकी ज़िंदगी में सोच कितना मैटर करती है। हमारे जो पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये एक ऐसे शोबे से, दोनों मेहमान ही हमारे एक ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं जो लोगों को इंसाफ फराहम करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इस शोबे की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ जो पहले मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो दूसरी मेहमान हैं वो भी एडवोकेट रुबीना राना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, आपने हमें अपनी कीमती टाइम में से टाइम दिया। तो सर, सबसे पहले आप मेरे टॉपिक से कितना रिलेट करते हैं? वाकई में सोच हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है? देखिए, बात यह है कि सोच से ही सब कुछ होता है। बिल्कुल। जितने आप देखें दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े काम हैं, वो सब उनको सोचा गया। किसी भी बंदा जो उसका मुवज्जद ठहरा, उसने पहले उस बात पे थिंकिंग की, सोचा कि मैं ये चीज़ बनाऊंगा, इससे ये चीज़ बनेगी और इससे ये हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। बिल्कुल।
अगर वो उस सोच के साथ ना होता या वो सोचता ही ना। तो तख्लीक ना होती। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने उन पे वही नाजिल की, ठीक है, उन्होंने पॉजिटिव सोचा, उन्होंने आगे लोगों को मैसेज कन्वे किया बिल्कुल। उसी सोच के साथ जो उन्हें गॉड की तरफ से, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से वो आई मिली। तो आज देखें दुनिया में कितने अरबों मुसलमान हैं, अगर वो ना सोचते, ना इस पॉजिटिव रास्ते की तरफ जाते तो बिल्कुल भी। हमारा ये पाकिस्तान भी एक सोच पर बना। पाकिस्तान को कैद आजम ने नहीं, अल्लामा इकबाल ने सोचा, लेकिन अपनी सोच उन्होंने शेयर की थी शेयर उनके की, साथ और फिर उसमें उन्होंने बहुत से इम्प्लीमेंट किया। किरदार जो उनसे मतलब उनके हम ख्याल थे जो जो वही सोच रखते थे, जो अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में भी रखी, उन्होंने उसका वो इजहार भी मुख्तलिफ जगहों पर किया अशार की सूरत में। बिल्कुल। तो वो उनके साथ एक लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। लेकिन अफजल साहब उनमें एक अच्छी बात ये थी कि वो सब लोग पॉजिटिव सोचते थे। देखिए, नेगेटिविटी तो खात्मा होती है किसी चीज़ का। बिल्कुल ऐसा ही है ना कि जो उनके इर्द गिर्द थे तब वो उनके साथ देने वाले थे, पॉजिटिव सोच रखने वाले थे। देखें, अगर नेगेटिव सोचने वाले होते तो वो मतलब उनकी टांगें खींचते, ऐसा ही है, उनको आगे बढ़ने ही ना देते, ठीक है, रुकावटें पैदा करते। लेकिन वो सब लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते थे, वो समझते थे कि जो ये लोग सोच रहे हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग खिता होना चाहिए जी, एक मुल्क होना चाहिए जहाँ ये लोग अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें, आने वाली नस्लें जो हैं वो किसी की गुलाम ना हों। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस पॉजिटिव थिंकिंग को लेके फिर बहुत सारे लोग चले, उसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ भी हुई, आपने देखा ऐसा ही है कि लोगों ने अपने घर बार, अपनी जायदादें, अपने रुतबे छोड़े, लेकिन उस सोच से हमें एक आज़ाद मुल्क मिल गया। अच्छा सर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ आपने सोचा कुछ हो और हो कुछ जाए? ये भी होता है, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी की ये है कि मैंने अगर 100 थिंग्स को मैंने सोचा है, उसमें से 90 हो गई हैं। अच्छा। उसकी रेशो मतलब इतनी है कि अगर मैं 100 चीज़ों का ख्याल करता हूँ भी मैं ऐसा कर लूँ और ऐसा हो जाएगा, हाँ, तो वो हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। तो वो बिलीव है, यानी कि आपका क्या सोच इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप कितना रिलेट करती हैं इस टॉपिक से? सबसे पहले तो मैं वेनस चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है और मेरी राय जानने की कोशिश की। मैं इससे थोड़ा सा नहीं करती, मेरे ख्याल से जब इंसान सोचता, ज़रूरी नहीं कि जैसा सोचा जाता है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। बाज़ औक़ात आप चीज़ों को नेगेटिव सोच रहे हैं लेकिन वो पॉजिटिव में आ जाती हैं, और बाज़ औक़ात आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं वो नेगेटिव में आ जाती हैं। इसलिए सबसे पहले बात यही है कि आप अपने आप पे ही बिलीव करें, ये सोचें कि जो हम करने जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम एफ़र्ट कर रहे हैं वो अच्छी ही होगी। जब आपकी सोच अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जो लोग हैं वो भी उसी तरह उस चीज़ को। तो रुबीना साहिबा, ये जो हम बिलीव करेंगे ये भी हम सोच के बिलीव करेंगे ना कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो हमारे साथ अच्छा ही होगा, उसमें भी हमारी सोच आएगी, हमारा यकीन बाद में आएगा, लेकिन हमारी थिंकिंग पहले आएगी कि जो काम हम ये करने जा रहे हैं इंशाल्लाह हमारे साथ अच्छा होगा, ऐसे ही होगा। कभी आपके साथ ज़रूरी है बहुत, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पॉजिटिव सोचा और नेगेटिव हो गया, तो आपने कितनी अपनी उम्मीद वहाँ पे लूज़ की? नहीं, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि मैंने पॉजिटिव सोचा और अल्लाह ताला ने पॉजिटिव ही रिजल्ट दिए। तो फिर तो आपको बिलीव होना चाहिए था सोच पे। आपने बोला कि मैं एग्री नहीं हूँ। वो इस लिहाज ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, आपने मुझे किसी एक का पूछा उसमें आपने वही क्यों सोचा जिसमें आपके साथ नेगेटिव हुआ? जिसमें नेगेटिव, वो ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप एक फ़ीमेल थी मेरे साथ बहुत अच्छी, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़, बड़ा अच्छा मेरी उनकी पॉजिटिविटी ही थी, और आई बिलीव कि जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया कि जी ये बहुत अच्छी हैं मेरे साथ, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। लेकिन जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो उसके बाद जो मैंने उनका बिहेवियर देखा, जो उनकी मैंने मुखालफत अफोर्ड, उनका रूप देखा, हाँ यस, तो वो बिल्कुल डिफरेंट था, मेरी पॉजिटिव सोच से बिल्कुल अगेंस्ट था। तो मुझे नहीं लगता कि सब लोग एक जैसे होते हैं, हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। इस तरह के लोग भी हमारी लाइफ में होने चाहिए जो हमारी सोच को मजीद निखारते हैं। ये बात है ना, जिंदगी के कुछ मामला ऐसे होते हैं, कुछ लोग आपको ज़िंदगी में ऐसे भी मिल जाते हैं
जिनके बारे में आप कुछ सोच रहे होते हैं लेकिन वो होते कुछ और होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा सोचा अल्लाह ताला ने वैसे ही वैसे ही दिया। अच्छा मैडम, आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे 14 साल हो गए हैं। अप्स एंड डाउन्स कितने देखे? अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस प्रोफेशन में उतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी जितनी नॉर्मली फीमेल्स को करनी पड़ती, क्योंकि मेरा तमाम घराना लॉयर्स का है। अच्छा। मेरे भाई भी एडवोकेट हैं, मेरे हस्बैंड भी एडवोकेट हैं, तो मुझे वो बाहर की मुश्किलात जो कोर्ट्स में नॉर्मली वो आपको सपोर्ट घर से मिल गई? जी, वो मुझे सपोर्ट घर से मिली। तो आपका शुरू से ये फोकस था कि मैंने लॉयर ही बनना है, या कहीं किसी मोड़ पे आके आपको लगा यार सारी फैमिली इधर है तो मैं भी इधर जाऊँ? आपने कोई अलग कर लेती? चले अगर फैमिली में और बहुत से लोग एडवोकेट थे तो आप कोई और फील्ड ज्वाइन करती? फैमिली में एडवोकेट्स हैं लेकिन प्रोफेशन में सारे मेल्स ही हैं। अच्छा। क्योंकि भाई थे पहले। ठीक है। और मेरा लॉ करने का मकसद ये था कि मैंने जुडिशरी में जाना है। ठीक है, इनको जो मैंने करके दिखाना है कि आप नहीं, मैं भी कर सकती हूँ, जो और बहन अभी भाइयों भी- में। हाँ जी, अभी भी उस फेज में चल रहे हैं। इंशाल्लाह एडिशनल के लिए मेरा इरादा है ठीक हो गया। कि इसके बाद ये सीट के टेन्योर ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह आई विल ट्राई फॉर एडिशनल सेशन जज। ठीक हो गया जी, बेस्ट ऑफ लक। सर आपको कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? मुझे जी, मैं 2001 से इस प्रोफेशन में हूँ और पॉलिटिक्स भी है साथ, क्योंकि मैं टेक्नोक्रेट मुंतखब हुआ था, चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान में। ठीक। 3.5 साल हमारा टेनोर रहा है। इमरान खान साहब ने आके फिर उसको ख़त्म कर दिया। फिर आगे इलेक्शन ही नहीं हुए, वरना अगर इलेक्शन होते तो हम अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा फिर इलेक्ट होते आते और करते। तो ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, इसमें आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आप देखें, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल ऐसे हर फील्ड में होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी फील्ड में बुरे लोग कम हैं। क्योंकि जो बंदा परेशान होता है ना, वो हमारे पास तब आता है जब वो बहुत परेशान होता है, जब सारी सिचुएशंस खत्म हो जब चुकी उसके होती हैं। सारे दूसरे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो फिर भागता है कि यार मैं अदालतों में जाऊं और इंसाफ हासिल करूं। उसके लिए फिर उसको सीढ़ी की ज़रूरत होती है। और लॉयर्स एक सीढ़ी हैं हर शख्स को इंसाफ दिलाने के लिए, चाहे वो किसी भी तबका से ताल्लुक़ रखता हो। आप देखें, बड़े बड़े सियासतदानों को भी लॉयर्स की ज़रूरत है, ऐसे ही है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लॉयर, मतलब लॉयर हर हर शोबा जगह। ज़िंदगी में लॉयर की अहमियत है। एक बहुत अहमियत है। और मैं अपने जो मेरे दोस्त देख रहे हैं लॉयर हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है, यहाँ भी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। आपकी जो आज का आपका टॉपिक है कि सोच, कोई भी वकील अगर मस्बत सोच के साथ लोगों के साथ खड़ा हो, और जो उनके अपोनेंट भी वकील नहीं आना है, वो भी मस्बत सोच से ही अगर आए, तो बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही है। मैंने आउट ऑफ कोर्ट बहुत सी सुलह कराई हैं, बहुत सी, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक़ है, पंचायतें करना, लोगों के साथ मिलना मिलाना, बैठना, डेरेदारी। तो उसमें ये है कि हम कोशिश करते हैं, मेरे पास एक केस आता है तो मैं दूसरा जो लॉयर आता है मैं उससे कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ। ये है पॉजिटिव सोच। मैं उससे कहता हूँ कि यार आप भी पॉजिटिव हों, पॉजिटिव सोचें, इनका भी नुकसान ना हो, हमारा भी नुकसान ना हो। चलें, अब ये बेचारे, इन्होंने हमें फीसें तो दे दी हैं, चलो इनका कोई कंप्रोमाइज़ करा दें, बजाय इसके कि ये लोग, आप देखें ना कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ना, वो बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी है। आप देखें, पहले आप सिविल कोर्ट में आएंगे या मजिस्ट्रेट के पास आएंगे, फिर उसकी अपील सेशन कोर्ट में होगी, फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। एक बंदा जो चलता है वो, और फैसला फिर भी वो नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं। जी, जो आप सोच रहे हैं। हालांकि हर बंदा वो वहाँ पॉजिटिव सोच रहा होता है अपने बारे में, अपने लिए, ऐसे ही है। लेकिन हमारा सिस्टम इतना नहीं अच्छा, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन हम भी पॉजिटिव हैं, इंशाल्लाह पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा, बिल्कुल। और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा सर, अब जैसे आपने बताया कि आप पंचायत वगैरह में भी होते हैं और यहाँ पे भी, तो कहाँ पे फैसला करना ज़्यादा आसान होता है, जहाँ लोग आपकी मान लेते हैं कि समझाना लोगों को आसान होता है? कोर्ट से बाहर या कोर्ट के अंदर? कोर्ट से बाहर। उसकी रीज़न? उसकी रीज़न ये होती है, देखें, हम हर जो बंदा भी कहीं पंचायत करता है ना, उसकी कोई ना कोई वर्थ होती है। जो लोग उसके पास अपना फैसला लेके आते हैं ना, वो उसको कुछ समझ के लेके आते हैं। वो इस
पॉजिटिव सोच से लेके आते हैं कि ये जो बंदा है ये इलाके जो का फैसला करेगा ना हमारे लिए ये अच्छा होगा। हाँ ये सही फैसला करेगा, ये मेरिट पे करेगा, इसको हमारे हकायक का पता है सारा। क्योंकि कोर्ट ब्लाइंड होती है। आपने देखा है कि जो हमारा लोगो आता है उसमें आंखों पर पट्टी बांधी हुई होती है काले रंग की, तराजू लटका हुआ होता है, तो उसका मतलब ये है कि कानून अंधा है। कानून उस वक्त अमल में आएगा जब उसको पूरी एविडेंस मिलेगी, ठीक है, उसके बाद उसने एविडेंस को देख के फैसला, उसको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता कि ग्राउंड पे क्या हुआ था, उसने सिर्फ केस पढ़ के अपना फैसला सुनाना है जी, कि क्या चीज जो एविडेंस उसके पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है मिसल में, उसने वही देखना है कि शहादत क्या आई है, इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, उसको देख के उस जो है कोर्ट ने फैसला करना होता है। लेकिन पंचायत में चूंकि जो बंदा उसी इलाके का होता है, मतलब आप समझें कि नॉर्मली 99% जो पंचायतें होती हैं वो उसी इलाके में ही होती हैं और लोग जानते हैं, हाँ एक दूसरे को जानते होते हैं, उनको पता होता है कि फिर उन पंचायती जो जिसको सरपंच बोलते हैं, समझे, जिस बंदे को नॉमिनेट किया जाता है भी ये हमारी पंचायत करेंगे, एक हो, दो हो, पांच हो, जज के टाइप पे जिसे जज, जी जी, वो मतलब वो लोग होते हैं कि उनके पास अपने भी सोर्सेज होते हैं पता करवाने के, तो वो मेरा ख्याल है कि जज से ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी इलाके के रहने वाले होते हैं, उन्हें वहाँ का ग्रास रूट लेवल का हर मसले का पता होता है। का जो मसला लेके आया होता है वो पला बड़ा भी उनके सामने ही होता है, वो जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, एबिलिटी का ये मालिक है और किस चीज़ का नहीं। अच्छा मैडम, आप माशाल्लाह इतने अरसे से इसमें हैं, तो किस किस्म के ना केस रेशो केस की ज़्यादा है आजकल? कौन से केसेस की रेशो बहुत ज़्यादा है? अच्छा, जिसमें डाइवोर्स के केसेस ज़्यादा, ठीक है, मेंटेनेंस और डाइवोर्स के केसेस ज़्यादा। अगर आपके डेली के 10 केस लगे हैं तो उसमें 8 केस ऐसे होंगे जिसमें डाइवोर्स का होगा या खर्चे का होगा। ये ज़्यादा रेशो है फैमिली केसेस की। तो डाइवोर्स के पीछे असल रीज़न क्या होती है? डाइवोर्स के पीछे एक तो आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, डेफिनेटली सी बात है, जब एक फीमेल को खर्चा नहीं मिलता, उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही होती, बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होते, तो फिर वो यही बात होती है, जब घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं तो वो इस नहज तक पहुंच जाते हैं कि वो कोर्ट के थ्रू। अच्छा मैडम, सॉरी, इस बात से ना मैं एग्री इसलिए नहीं करूँगी कि अगर जब आपने शादी की है, आपको पता है कि उसकी फाइनेंशियली क्या कंडीशन है, शादी के बाद बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने सारे ख्वाब है ना, उनको कहते हैं कि वो कहती हैं कि हमारे जो है ना विद इन अ ईयर, विद इन अ मंथ जो है ना पूरे हो जाए, सब कुछ पता है। अब जैसे महंगाई की कंडीशंस अब ज़्यादा हो गई है, जब शादी हुई होगी तब शायद इतनी महंगाई ना हो, तो वो समझती नहीं है इस चीज़ को। वो कहते हैं जी हमारा खर्चा पूरा करो। बंदा काम करता है या फिर मतलब कि जॉबलेस होता है जो आके कह देते हैं कि हमारी डिवोर्स करा दो, ये हमारा खर्चा नहीं पूरा कर सकता। एक आखिर उन्होंने टाइम साथ स्पेंड किया है, ये फैसला करना उनके लिए इतना ईजी होता है। लेकिन उसके लिए कोर्ट का पूरा प्रोसीजर होता है, फ़ौरन तो डाइवोर्स नहीं हो जाती, उसमें वो कोर्ट भी बिठाती है, उनको एक टाइम देती है कि आप एक दूसरे के साथ बैठ कर सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन हालात मेरा ख्याल इस हद तक पहुंच चुके होते हैं कि फ़ीमेल तभी कोर्ट आती है जब उसको पता चल जाता है कि ये यहाँ मेरा रहना या इसका मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना मुश्किल है। तो कोई ऐसा केस जिसमें आपको लगा हो कि ज़्यादती हो रही है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और आपने गाइडलाइन की हो कि आप सुलह की तरफ आ जाओ, इससे आपको नुकसान है, आपके बच्चे जो हैं वो भी सफ़र करेंगे, कोई ऐसा केस जो आप शेयर करें? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और मैंने एक फाउंडेशन बनाई हुई है, मेरे पास पैनल है लॉयर्स का, ऐसी फ़ीमेल्स के लिए जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम केस करते हैं, फ्री लीगल एड भी देते हैं। मुख्तलिफ NGOs के साथ मेरा लाइजॉन है ऐसे मामला में। हमारी फर्स्ट जो कोशिश यही होती है कि उनका कंप्रोमाइज़ हो जाए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो उसमें रुल जाते हैं, बच्चों के लिए मसला हो जाता है। फीमेल भी शादी कर लेती है, मेल का भी कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन बच्चे उसमें जो हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। कोशिश तो यही होती है, बहुत सारे ऐसी केसेस हैं जिसमें हमने कंप्रोमाइज़ करवाया है कि जी यहाँ से बात ख़त्म हो गई है तो आप बेहतर यही है कि आप एक दूसरे के साथ सुलह कर। तो हुआ है कंप्रोमाइज़? हाँ जी, काफ़ी केसेस में ऐसा हुआ। अच्छा, तो फिर मैं सोचती हूँ वो कैसे एक दूसरे को फेस करते होंगे कि हम तो कोर्ट तक हो आए। एक केस में तो ऐसा हुआ कि उसने खुला ले लिया और खुला के बाद फिर उसने दोबारा सुलह भी कर ली थी।
तो उनको पुशअप करने वाला पीछे से कोई हैंड होता है? डेफिनेटली सी बात है, दोनों साइड पे लोग तो होते हैं। वो जो इस जगह तक पहुंची होती है उसके पीछे कोई ना कोई तो होता ही है ना। एक पहले हमारे शो में लॉयर आए थे, उन्होंने बोला था कि उसके पीछे ना अक्सर लड़कियों के पीछे, उनकी डिवोर्स के पीछे उनकी मदर का हाथ होता है। तो मैंने कहा ज़रूरी नहीं है, मदर कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बच्ची का घर ख़राब हो जाए, ऐसा भी है। एक आध केस ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा होता है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत कम है, हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। अच्छा सर, वकीलों से लोग बड़ा डरते हैं, उसकी वजह आपसे भी लोग डरते हैं आपकी गली मोहल्ले में कि इनके घर गेंद ना चली जाए, इनके दरवाज़ा नहीं बजाना, जी वकील है हम फंस गए तो हम सारी ज़िंदगी कोर्टों में धक्के खाएंगे। देखें बात पता है क्या है, जितने शफीक और लोगों की बात सुनते हैं, वकील सुनते हैं ना, मैं समझता हूँ हमारे मुआशरे में कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है। तो फिर एक बड़े मिसाल देते होते थे, वकीला तो बच के पता नहीं रहेंगे, मतलब कि सारी जायदादें जो आपकी लुट जाएंगी लेकिन आपका फैसला जो है वो नहीं मैंने आएगा। पहले आपको बताया कि हर फील्ड में ना कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वकील का जो एहसास है ना आम आदमी के लिए, वो सुकून का एहसास है। अगर कोई बंदा तकलीफ में है और वो कहता है अच्छा जी, फर्ज करें दो पार्टियां आपस में लगो, कहना मैं तेनों कोर्ट च देख लांगा, वो अल्टीमेटली वो उसी वक्त फौरी पहले वकील से रब्ता करता है कि राणा साहब मेरे नाल मसला हो गया। इसको शोखी भी कहते हैं। शोखी भी समझ लें इसको, मतलब यानी देखें एतमाद। एक एतमाद है लोगों को लॉयर की शक्ल में कि भी हम जाएंगे तो हमें वो इंसाफ ले देगा, इंसाफ। हमारे साथ खड़ा होगा, तो मतलब उन्हें हौसला है एक वकील का। तो वकीलों से डरना नहीं चाहिए, वकील बड़े अच्छे होते हैं। ठीक हो गया। जिसने भी कांटेक्ट करना है राणा साहब से करना है, क्योंकि ये आपने अच्छे होने का यकीन दिला रहे हैं और आपने जाके प्रूव करना है वाकई में ये अच्छे हैं। इनसे मजीद बातचीत करेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। हमारे साथ आज शोबा एडवोकेट बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम इनसे जानेंगे एक कुछ ऐसे लॉज के बारे में जो लोगों को नहीं पता। सबसे पहले हम चलते हैं अफजल साहब के पास, उनसे पूछते हैं कि सर ऐसे मुल्जिमान की कितनी रेशो है जो आके खुद तस्लीम कर लेते हैं कि हमने ये जुर्म किया है? एक्चुअली जब किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है ना, तो क्योंकि मैं जो भी मुस्तगीस होता है जिसके साथ कोई इशू हुआ होता है, ये वो FIR लॉन्च करवाता है 154 के तहत। वो FI फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट
उसके बाद पुलिस कोशिश करती है उस बंदे को अरेस्ट कर लेती है, या कुछ लोग अगर नहीं उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ते तो वो फिर प्री अरेस्ट बेल में चले जाते हैं, कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल लेते हैं कि जी हमें शामिल तफ्तीश होते हैं, फिर उसके बाद वो गुनाहगार होते हैं या बेगुनाह होते हैं। पुलिस की जो 161 की स्टेटमेंट उसे हम कहते हैं, जो तफ्तीश होती है ना वो 161 के तहत होती है। तो वो असल में जो जिस वक्त चालान आता है ना, कोर्ट में बंदा पेश होता है बतौर मुलजिम, तो वहाँ उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगती है। अच्छा, वो जो फ़र्द जुर्म होती है वही होता है कि क्या आपने ये जुर्म किया है या नहीं किया, या नहीं किया। तो उसमें जो मैं 22 साल की वकालत में देखा है कि शायद एक मुलजम ने इकबाल किया इस 22 साल में कि मैंने ये जुर्म किया, अदरवाइज फर्द जुर्म में वो लोग नो ही लिखते हैं कि नहीं जी मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप ये होता है कि कोर्ट फिर एविडेंस कॉल कर लेती है उस पर फर्द जुर्म लगाने के बाद कि ठीक है जी, आप मुदई को फिर वो कहते हैं मुस्तगीस को कि भाई आप अपने गवाह लेके आए और इस जो है ना प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। बढ़ाएं। अच्छा रुबीना साहिबा, ये आजकल जो ऐप्स चली हुई हैं इसमें लीकेज, कुछ वीडियोस लीक हो जाती हैं, कुछ ऐसे भी केसेस आपके पास आए हैं, आपने हैंडल किए हैं? अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये साइबर क्राइम्स में आता है। ठीक है, इसको FIA हमारी जो है वो उसको लेके चलती है, लेकिन इसका भी पूरा ट्रायल होता है, जैसे बाकी जुर्म होते हैं उसी तरह इसका भी पूरा ट्रायल होता है, इसकी भी सज़ा भी होती है, ट्रायल भी होता है और बाकी प्रोसीजर भी सेम वैसे ही होता है जैसे बाकी होता है। अच्छा मैडम, ये जूनियर वकला की जो वकालत है वो क्यों नहीं चलती? अच्छा, सुनने में ऐसा है जो जूनियर वकला है ना उनकी वकालत नहीं चलेगी और वो मुझे लगता है हार मान लेते हैं फिर। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी सोच की बात है, आपकी सोच अच्छी है। होता तो नॉर्मली ऐसा ही है कि जब आप एज अ जूनियर आते हैं तो आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, कुछ अर्सा आपको उनके साथ काम करना पड़ता है, बाकी आपकी स्ट्रगल होती है, आप उनके साथ काम करते हैं तो आप सीखें, कोशिश करें कि आप इंडिपेंडेंटली काम करें। ठीक है। अच्छा सर, मैडम उनको कितना डिपेंड करता है जो सीनियर हैं वकला उनको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करेंगे तो जी वो आगे जाके जो है वकालत अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, करते हैं सपोर्ट जो सीनियर वकला जूनियर्स की, या नहीं? बड़ा मुश्किल है, बड़ा हमारे वकीलों में वो जूनियर खुश नसीब ही होता है जिसको कोई अच्छा उस्ताद मिल जाता है जो गाइड करता है, क्योंकि नॉर्मली मैंने यहाँ तक अभी तक की प्रैक्टिस में ये देखा है कि जूनियर्स को एज आ वो उन्होंने क्लर्क ही रखा होता है कि जाएं जी पेशी ले आएँ, और फलां जगह में जहाँ वो खुद पेश नहीं हो सकते जाएं जी वहाँ से जाके कह दें। तो ये अपने आप पे डिपेंड करता है, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तो फिर वो पूछते नहीं है कि वो बगैर को सोचे समझे लगे हुए हैं कि पेशियाँ जो जहाँ वो नहीं जा सकते वो जाके ले आते हैं, आगे जाके तारीख ले आते हैं, उनको कुछ अवेयरनेस नहीं है या क्या वजह है? बस वो स्टार्ट होते हैं क्योंकि उनके पास जब बंदा नया आता है तो उसको लॉ का नहीं पता, उसको कोर्स का नहीं पता, वहाँ के माहौल का नहीं पता। वो जब उनके साथ रहते हैं, कोई साल रहता है, कोई 2 साल रहता है, तो वो फिर उसके मुताबिक जो है वो एडजस्ट होते हैं। जब वो एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली जब वो कोर्स में जाते हैं पेशियाँ लेने तो देख तो लेते हैं ना कि केस क्या था, तो वो साथ साथ वो सीखते भी हैं, लर्निंग प्रोसेस भी चलता रहता है। अच्छा, एक जनरल सा क्वेश्चन है कि वकला के लिए भी कोई कानून है? डेफिनेटली कानून तो सबके लिए बराबर है, जैसा कि राना साहब ने भी बताया है कि वो जो हमारा एक लोगो बना हुआ है जिसमें एक वो खड़ा है बंदा और साथ हमारे तराजू बना हुआ है, उसके ऊपर पट्टी लगी हुई है उसकी आंखों पर। तो वो पट्टी वाला बंदा कौन है? कानून ये नहीं देखता कि आगे कौन है, बिल्कुल है, वकला के लिए भी है। अच्छा, तो आप कोई ऐसी, जैसे अब औरतें भी बड़े क्राइम करती हैं, मुलविस हैं, आपके पास भी कोई ऐसे क्राइम वाली आई है और उसने आके एक्सेप्ट किया हो कि जी मैंने ये जुर्म किया है? एक्सेप्ट तो खैर वो नहीं करती। उसने क्या जुर्म किया था, सबसे पहले आप ये शेयर करें। ये जो डकैती के मामला हो रहे हैं उसमें एज आ बैटर होती हैं वो जो ये रिक्शे वाले हैं या ये जो घरों में काम वाली हैं जो अक्सर हैं, काम वाली हैं, वो कई पकड़ी गई हैं। और हमारी खुद कोर्ट्स में मैंने पिछले दिनों फीमेल जो मांगने वाली आती हैं उसने एक हमारे क्लर्क के जेब में से 30-40,000 निकाली, उसको फिर पकड़वाया लेकिन वो फिर छुट गई। हाँ, छुट गई। वाकई में आपने सही कहा, वो जो तराजू के साथ बंदा खड़ा है ना वो वाकई में उसकी आंखों पे पट्टी है। अच्छा सर, लोग आपसे बड़ा डरते हैं, जैसे अभी ट्रैफिक वार्डन जा रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन वाले खड़े हैं और वकला जा रहे हैं, उनका चालान नहीं काटते, क्यों?
डरते नहीं हैं वो हमसे, एक्चुअली वो कानून से ही डरते हैं, वकील से नहीं डरते। वो वकील तो इंसान वैसे ही है ना जैसा वो पुलिस वाला खुद ठीक है। एक्चुअली वो उसकी उस यूनिफॉर्म से, उसके उस स्टेटस से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने इसके साथ कुछ गलत किया तो ये बंदा हमें कोर्ट्स में घसीटेगा। ला नोएंगे। डर गया ना, वो डर गया, हमसे नहीं डर रहा, कानून से डर। कानून से डर है। आप जानते हैं ना कानून, इस वजह से। इस वजह से तो जो हमारे नाजरीन हैं इनको भी थोड़ा सा बताएं कि अब तो जगह जगह ट्रैफिक वार्डन वाले खड़े हैं, बगैर किसी वजह के चालान काट जा रहे हैं। कौन से ऐसे लॉज हैं जो जिनके तहत वो कहें कि ये आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, ये हमारा चालान कटता नहीं है, आपने काट दिया? कोई ऐसे 2-3 मेन उन्हें बता दें देखने वालों को। में देखें, बात ये है कि हमारी जो पब्लिक है ना, उसको मेंटली तौर पे इतना डरा दिया गया हुआ है, ठीक है ना, और जो हमारा कानून का प्रोसीजर है वो इतना लंबा है कि कोई भी बंदा कहता है कि यार 100-200 भरो, जान छुड़ाओ। तो ये गलत है। होना ये चाहिए कि अगर आपको किसी ने रोका है, देखिए उसमें गवर्नमेंट जो है वो लाज मुख्तलिफ, जिस तरह अब एक आजकल इशू है हेलमेट का, तो हेलमेट तो सेफ्टी है, उसको लगाना चाहिए हेलमेट को। लोग ना लगा के खुद को हीरो समझते हैं, हालांकि वो अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसमें अगर कोई आपको वार्डन रोकता है कि भाई आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो डेफिनेटली चूंकि उनको इंस्ट्रक्शंस भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एक कानून भी बन गया है, और ये उस बंदे के लिए भी सेफ्टी है जो बाइक पे सफ़र कर रहा है कि वो अपने सर पे वो ले ले। लेकिन एक मज़े की बात है कि अगर एक पेट्रोल पंप के बाहर लिखा हुआ है कि हेलमेट के बगैर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो जो पेट्रोल एक बंदा डलवाना है ना, उसके पास हेलमेट है और वो जा रहा है, उसको दूसरा रोक के कहेगा 2 मिनट अपना हेलमेट देना है, मैं पेट्रोल डलवा लूँ, वो डलवा के उसको वापस कर देगा। तो इसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? बात ये है कि ये तय नहीं हुआ कि कौन से हेलमेट पहने हुए होंगे तो आपको पेट्रोल नहीं, फिर तो ये देखे ना, उससे ये भी तो कंफर्म करें तुम्हारा अपना है या जो पहले डलवा गया उसका। ये उन्होंने उनको चेक नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा भी हेलमेट पहन के जो आएगा उसको पेट्रोल मिलेगा। तो वो बंदा हेलमेट पहन के आया हुआ है, उसने अपना वो उनकी बात, चाहे वो पहले वाले का जो अभी आगे से डलवा के गया, उसने तो पर्पस तो पेट्रोल लेना है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो इस तरह करते हैं वो गलत करते हैं, ठीक है। उन्हें अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपनी जान रिस्क में डाल रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि मुझसे मेरे साथ कितने लोग मंसूब हैं, अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया, मेरे उन बच्चों का, बहन भाइयों का, माँ बाप का क्या बनेगा। और आप देखें कि सबसे ज्यादा जो जानलेवा चोट है वो सर की ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए हेलमेट को बार बार जरूरी कहा गया कि भाई खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो उसमें ये है कि कम से कम आपका ये जो मेन बॉडी पार्ट है, माइंड, हेड, फेस, आपकी आंखें, देखें ना, ये सब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये कम से कम सेफ रहें। तो मेरा लोगों से यही दरख्वास्त है, जो हमारे बहन भाई मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं उन्हें चाहिए कि वो हेलमेट इस्तेमाल करें। मैं कोई हेलमेट वालों की प्रोजेक्शन नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, एक जनरल बात है, आपकी अपनी सेफ्टी वाली बात है। जी, सेफ्टी उसकी ये है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने सब बहन भाइयों का, बच्चों का आप ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें, हेलमेट इस्तेमाल। अच्छा सर, अगर एक मुलजिम ने आके अपना गुनाह तस्लीम कर लिया तो वो उसके केस को जल्दी ख़त्म कराने में उसकी गवाही कितना मैटर करती है? ख़त्म हो गया केस उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जिस वक्त कोई बंदा आके इकबाल जुर्म करता है, बिफोर द कोर्ट, बिफोर द जज, ठीक है ना, जिस वक्त ये फर्द जुर्म लगती है, इसीलिए होती है, मुल्ज़िम से पूछा जाता है भी हाँ बताएं आपने ये जुर्म किया है या नहीं। अगर वो कहता है कि सर मैंने ये जुर्म किया है, तो वो उसी वक्त कोर्ट उसको सजा दे सकती है, उसी वक्त। तो उसके सच बोलने पे उसको कोई मतलब रियायत वगैरह? वो कोर्ट की मर्जी है। देखिए, कोर्ट की पावर्स जो हैं वो लामहदूद हैं, उसमें वो उसकी मर्जी है, उसको कितनी सजा करते हैं, लेकिन उसका ट्रायल नहीं होगा। फिर जब उसने ये ट्रायल जो होता है, ये इसीलिए होता है कि जब कोई मुल्ज़म वो आके कहता है कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैंने ये गुनाह नहीं किया, फिर उसको ट्रायल किया जाता है आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस, और तमाम जितने भी उसके कानून के मुताबिक
मामला शवाहिद थे। शवाहिद हैं वो जमा करके उसके बाद वो उसकी तरफ से भी वकील, दूसरी तरफ से भी वकील, फिर जज उनकी बहस सुनते हैं, शहादत लेते हैं, फिर फैसला करते हैं। लेकिन अगर एक बंदा कहता है कि जी मैं ये जुर्म किया है, तो वो तो उसी वक्त उसको सबके लिए मामला आसान हो जाता है। अच्छा सर, कभी आपके पास कोई केस लेके आया और आपने कहा कि फजूल में इधर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, अदालतों में तुम ख्वार हो जाओगे, उसको निपटाने की कोशिश की है, या फिर आप कहते हैं फीस आन दो? अच्छा, ये ना मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अच्छा बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। आप मेरे बारे में अगर किसी से पूछेंगी तो वो आपको मेरे बारे में यही बात बताएंगे। मेरे पास एक शख्स आ गया, मैं आपको छोटा सा वाक़या है। वो बंदा 35 ईयर्स जर्मनी में रहा। डेफिनेटली जो बंदा 35 ईयर्स जर्मनी में रहा वो बहुत, इधर उनकी हसन परवाना एक कॉलोनी है मुल्तान में, वहाँ उसकी आबाई कोठी थी, वो 22 मरले में थी। शायद आपने कहीं देखा हो, वहाँ ना पुरानी तर्ज की कोठियाँ बनी हुई हैं और दीवारों के साथ दीवारें मुत्तसिल हैं, ऊपर से छतें भी मुत्तसिल हैं, साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो बंदा यहाँ आया, यहाँ आके उसने कहा भी अब मैं पाकिस्तान में रहूँगा, अपने बच्चों को भी साथ ले आया। उसके बच्चे एल्डर थे, बड़े थे। वो साथ वाले की दीवार कोई इशू हुआ, उसने जब अपनी दीवार तोड़ी, साथ वाले घर वाले ने छत की, तो जो ये भाई आए हुए थे जर्मनी से, इनकी दीवार भी उसने कोई 10-1 फुट जो है ना वो गिरा दी। जब उसने अपनी तोड़ी तो इसकी भी साथ अपनी सीधी कर रहा था वो। इस बंदे ने उससे जाके बात की कि भाई आपने मेरी भी दीवार डैमेज कर दी है, गिरा दी है मेरी दीवार। उसने कहा जी ये तुम्हारी दीवार ही गलत बनी हुई थी, इसलिए मैंने गिराई। उसने कहा यार तो मेरी आप नहीं गिराते, आपने अपनी गिराई, मेरी साथ खाम खा गिरा दी, तो ये बनवाएं। उसने कहा जो आपसे होता है आप कर लें। तो बेचारा थाने चला गया। थाने वालों ने उनसे पूछा भी हाँ भी बताएं। उसने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा मसला। उसने कहा जी ये आप हमारा मसला नहीं है, ये आप कोर्ट जाएं। कोर्ट आ गया। मेरे एक दोस्त है वो मेरे पास ले आए उन्हें। अब मैंने उसकी बात सुनी, तो जो दोस्त उन्हें लेके आए थे, मैंने उन्हें कहा यार आप इनके दोस्त हैं? उन्होंने कहा, मैं कहा यार मैं आपको सीधा मशवरा देता हूँ। कहते जी बताएं। मैंने कहा आप ऐसा करें, आप जाएं। उस वक़्त ना 250 रुपए की बोरी थी सीमेंट की, पुरानी बात है, 10 एक साल पुरानी बात। मैंने कहा 250 रुपए की आपकी सीमेंट की बोरी आएगी, ईंटें आपकी वहाँ पड़ी हुई हैं, 800-900 रुपया मिस्त्री लेगा, उसको साथ लगाए और जाके अपनी दीवार बना ले। हाँ। वो मेरे मुंह की तरफ देखने लग गया। कहता जी आप लॉयर हैं? मैंने कहा यस। आप मेरे ऑफिस में आए बैठे हैं, मैं लॉयर हूँ तो मेरे पास है। उसने कहा मुझे तो आप लॉयर ही नहीं लगते, मैं आपके पास इंसाफ लेने आया हूँ, आप मुझे किस रास्ते पर लगा रहे हैं? मैंने कहा मेरे भाई आप बात को समझें, मेरी फ़ीस है 50,000 कम अज़ कम, ये उस वक़्त की बात है। मैं आपसे 50,000 कम अज़ कम फ़ीस लूँगा, 10,000 रुपये मैं आपसे कागज़ का जो मुंशी के और टाइप के सारे अखराजात हैं वो लूँगा। 60,000 रुपये में आप पहली बात यहाँ पे करेंगे, उसके बाद मैं केस दायर करूँगा, उसके बाद वो चलेगा, वो इतना चलेगा। मैंने कहा कि आप दायर करेंगे और मुझे यकीन है कि आपके पोते लड़ते रहेंगे इस दीवार के पीछे। ऐसे ही। तो मैंने आपको अच्छा मशवरा दिया है कि आप 2-3 हज़ार रुपये खर्च करें और जाके अपनी दीवार बनवा लें, आपकी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो बात ये है कि सीधा फिर बात वही पॉजिटिवनेस की आ जाती है, जहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई थी। कि आप पॉजिटिव रहें, लोगों को पॉजिटिव वे बताएं। वो समझ गया? नहीं, वो बाज नहीं आया। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे मेरे ऐसे तजर्बात फिर कहीं आपको मिला है वो? मुझे उसने क्या मिलना, मुझे बाद में जो मेरे पास तो फिर उसको कहना था कि दीवार बन गई है अभी, या दीवारें नहीं बनती ना, वो अदालतों में खजल खराब होता रहा। वो बड़ा अरसा मैं उसको देखता रहा, पेशियों पे आता रहा। मैंने तो नहीं लिए पैसे उसे, किसी मेरे और दोस्त वकील भाई ने ले लिए। उसने उसको नहीं ऐसा रास्ता बताया जो मैं उसको बता रहा था। तो ये है कि ओवर स्मार्ट बनने का ओवर स्मार्ट, समझाएं जितना भी आप समझा रहे हैं लोगों को, अल्लाह करे लोगों को समझ आ जाए। सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू लोगों को? देखें जी, आपका बड़ा अच्छा चैनल है, आपका शुक्रिया, आप लोगों ने हमें यहाँ दावत दी और हमें लोगों को कुछ बताने के लिए कहा गया। तो मेरा लोगों से यही एक दरख्वास्त है मेरी कि आप हमेशा अच्छा सोचें,
क्योंकि अच्छाई जो है वो हमेशा रहनी है और अच्छाई का ही बोलबाला होना है। जब हम लोगों ने दुनिया से चले जाना है तो जो हमारी पॉजिटिव सोच है, हमारी जो अच्छाई की तरफ हमारे इकदाम होंगे, वो हमें क़यामत तक याद लोग करते रहेंगे कि वो अच्छे बंदा लफ्ज़ों में positive याद करते रहेंगे लोग। मैडम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एक दफ़ा फिर वेनस चैनल का, और मैसेज मेरा यही है कि पॉजिटिव सोचें और हिम्मत रखें, हौसला रखें, अल्लाह ताला ज़रूर साथ देते। बिल्कुल। बेशक। तो जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम का, शो का टाइम ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन आज के प्रोग्राम का जो निचोड़ निकला है बात का और जो मैसेज आप तक जाएगा वो यही है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, लोगों की ज़िंदगी भी आसान होगी। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।